आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की होगी, आपसे जुड़े हर सवाल की होगी, आपसे जुड़े हर मुद्दे की होगी, आपसे जुड़े हर हक की, हर अधिकार की होगी और आपसे जुड़े कर्तव्यों की भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आज पाठशाला में आपके लिए क्या खास लेकर आई हूं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर लगेगी क्लास, आपको बता देती हूं। चैप्टर नंबर 1 करप्शन पर एक्शन की क्लास है। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई इसलिए क्योंकि एनटीए से 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा ढांचा बदल देने की बात हो रही है, बदल देगी। लीक प्रूफ सिस्टम बनाएगी सरकार। फिर आएगा पार्ट नंबर 2 सियासत और शिक्षा की क्लास। कानून में कड़ाई की और कड़ाई ही व्यवस्था में सुधार की गारंटी है, ये सवाल और इसका खोजेंगे जवाब। पेपर लीक रोकने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति का ये चैप्टर आपके सामने होगा। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3 आंदोलन और पॉलिटिक्स की क्लास। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा, विपक्ष ने ऐसा रंग बदला, ये चेहरे जो हम सबकी आंखों के सामने से निकल रहे हैं, जो विपक्ष के कद्दावर चेहरे हैं, ऐसी ऐसी बातें कह दी कि कोई भी शर्मसार हो जाए। आंदोलन को डील समझने वालों पर कठिन राजनीतिक चैप्टर आज खोलने वाले हैं। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। पैसा ईरान का, उड़ाएंगे ट्रंप, मतलब दादागिरी देखो नेक्स्ट लेवल। अमेरिका की वसूली, धमकी और टैरिफ वाली पॉलिसी पर यह चैप्टर है, क्योंकि हम सबका अभी ध्यान कहां है, जंतर मंतर पर है, सीजेपी पर है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई नई चीजें और नए और कड़े कानून लेकर आ रहे हैं, इस परीक्षा की धांधली को रोकने के लिए हमारा ध्यान उधर है, लेकिन यहां बड़ी चीजें हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम न्यूज की पाठशाला, ये बताते हुए कि अंत में स्पेशल सेगमेंट देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसा मंदिर जहां खाली जगह की पूजा होती है। खाली जगह सोचा है कभी? तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज की पाठशाला की पहले चैप्टर से, जिसे करप्शन के खिलाफ अपने किस्म का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कठोर कार्रवाई करते हुए अपने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त करने के अलावा सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि एनटीए में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अगले 1 महीने में एनटीए की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, यानी नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। एजेंसी जिस तरह से आउटसोर्सिंग किया करती थी, उसको बदल दिया जाएगा। और हमें तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक समिति की सिफारिश है, और ये तमाम स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर ये सारे बदलाव किए जाएंगे। कुल मिलाकर एक लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी। और आपको यह भी बता दूं मैं कि 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी आती है एनटीए के पास। 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं। नीट तो है ही, लेकिन जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं इसमें शामिल है। पेपर लीक के मामले में सरकार ने एनटीए में बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अब सरकार ने एनटीए के रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म का भी फैसला कर लिया है, यानी एनटीए का नाम छोड़कर अब सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। एनटीए में 16 नए सीनियर पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। 8 डायरेक्टर लेवल के नए पोस्ट होंगे। 8 जॉइंट डायरेक्टर लेवल की नई पोस्ट बनाई जाएगी। यह इस वक्त की जानकारी हमें मिली है, तो सुधार होगा और बड़े लेवल का सुधार होगा। जब एनटीए के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात हो रही है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि एनटीए में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं। कुल 24 परमानेंट ऑफिसर्स हैं। कितने? 24। जबकि इस एजेंसी में कुल 39 स्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं। होने कितने चाहिए? 39, लेकिन अभी भरे कितने हैं? 24।
एनटीए में कुल 221 कर्मचारी है टोटल। मैं ऑफिसर्स की पहले बात बता रही थी, टोटल कर्मचारी की संख्या है एनटीए में 221। इसमें से 73 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, 124 कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं और अब इसी को बदला जाएगा। इस बदलाव के साथ पेपर लीक माफिया से निपटने के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन भी रहा, आप ये जान लीजिए। अब आप पूछेंगे मैडम कैसे ऐतिहासिक रहा, एक एक करके बताऊंगी मैं, लेकिन आपको एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ इस खबर को सुनना होगा। तो रेडी हैं आप? रेडी है मैम। आज देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के भविष्य को लेकर 2 अहम मीटिंग्स चल रही थी, ये तो आपको पता ही होगा, और दोनों मीटिंग्स मेरे अगल बगल आपको दिखाई दे रही है। एक तो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो रही थी, है ना? एक बैठक संसद भवन में, जहां केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बैठक हो रही थी संसद भवन से 750 मीटर दूर विट्ठल हाउस में, जहां सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा दोनों मौजूद थे। किससे बातचीत करने के लिए? सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका से बात करने के लिए। सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई है। पहली क्या है कि छात्रों पर केस नहीं होंगे। दूसरी है पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, 20+ बच्चे हैं जिन्होंने पूरे देश में आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और तीसरी शर्त क्या है? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा दिया जाए, यानी उनका रेजिग्नेशन मांगा जाए, इस्तीफा मांगा जाए। सीजेपी के मुताबिक सरकार ने पहली और दूसरी मांग तो मान ली है, उस पर सहमति जता ली है, लेकिन ये जो तीसरी मांग है ना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली, इसके लिए वक्त मांगा है और कल इस पर दोबारा चिंतन होगी, बैठक होगी। बैठक के बाद सीजेपी के ये दोनों प्रवक्ता बाहर निकले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, आप जल्दी से सुन लीजिए। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। अब देखिए, यहां पर एक इशू तो है, इशू को समझना होगा आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों की दिक्कत क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देश भर से बच्चे आ रहे हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा है, उनकी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है कि उनकी दिक्कत पेपर लीक है और पेपर लीक माफिया है? मैं क्लियर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सिंबॉलिक होगा, इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा, सब बातें समझ में आती है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या समस्या, व्यवस्था बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी? व्यक्ति के बदलने से क्या जो दिक्कत अभी पेरेंट्स को, बच्चों को आ रही है, उसका निदान मिल जाएगा? बहुत ईमानदारी से ये सवाल पूछेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सेकेंडरी हो सकता है, वो इस्तीफा इंपॉर्टेंट ये है कि अब कोई बच्चा आत्महत्या ना करे। हाँ, ये प्रेशर आप बनाए रखिए, लेकिन साथ में व्यवस्था दुरुस्त होने पर भी लगातार बात होनी चाहिए और लगातार उस पर काम होते रहना चाहिए। राइट? वरना मामला क्या हो जाएगा? सीजेपी पूरी समस्या का जड़ से निदान या समाधान चाहती है कि नहीं चाहती है, उस पर बड़ा सवाल लग जाएगा कि भैया ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पहले इस्तीफा नहीं, पहले इस्तीफा, पहले प्रॉब्लम का सलूशन। सिर्फ एक व्यक्ति को पद पर हटाकर क्या संतोष कर लेगी सीजेपी? सीजेपी दावा कर रही है कि उसका आंदोलन देश भर में फैल गया है, तो इस आंदोलन का इस्तेमाल व्यवस्था बदलने के लिए किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर व्यक्ति के इस्तीफे से, व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, तो फिर महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक कैसे हो गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां तो नहीं है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का पेपर लीक कैसे हो गया? वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है। झारखंड में जेएसी के 10वीं बोर्ड का पेपर कैसे लीक हो गया? वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में 10वीं के उर्दू का पेपर और 12वीं में लैंग्वेज का पेपर लीक हो जाता है, वहां के शिक्षा मंत्री तो कांग्रेस से हैं।
पिछले दिनों तमिलनाडु में बीएड के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का पेपर लीक हो गया था। तब तो वहां डीएमके की सरकार थी। और चूंकि व्यापक हो गया है सीजेपी का ये पूरा प्रोटेस्ट, तो क्या हर राज्य में जाकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा? सिंपल सा मेरा सवाल, और इसका जवाब दे दे सीजेपी के तमाम लीडर्स। दिक्कत व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था में है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस व्यवस्था को बदलने का दबाव, जो कि सोनम वांगचुक भी चाहते हैं, उसका दबाव बनाना चाहिए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की तय होनी भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं बचना चाहिए। लेकिन किसी के इस्तीफे भर से समस्या खत्म नहीं होने वाली है, ये सच बात है। कड़वी हो सकती है, आपके पॉलिटिकल उस एजेंडे को भले ही सेट ना करती हो, सूट ना करती हो, लेकिन सच तो यही है। समस्या खत्म करने के लिए व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हमारे और आपके बच्चे सड़क पर हैं, तो उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल सरकार पे प्रेशर डालकर होना चाहिए। और प्रेशर किस चीज का? व्यवस्था परिवर्तन का, ताकि फिर कभी पेपर लीक ना हो, फिर कभी कोई परिवार पेपर लीक की वजह से अपने बच्चे को ना खोए। अब सरकार क्या कह रही है? वो व्यवस्था बदलना चाहती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 11:52 पर। मतलब इस तरीके का विजुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भाई, प्रधानमंत्री की एक पूरी टीम होगी, मेरे सारे कैमरा पर्सन साथी यहां पर मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए कि ये वाली जो फ्रेम है, इस फ्रेम को आप सही मानेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जेन जी से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कैमरा अपने हाथों में लिया, वीडियो शेयर करके क्या कहा? पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा तैयार हो गया है, अगले हफ्ते ये बिल संसद में पेश हो जाएगा। आप एक बार सुन लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो भाई, पीएम के इस बयान से ये साफ है कि सरकार पेपर लीक रोकने के बड़े बदलाव और पेपर लीक रोकने के लिए बड़े चेंजेस करने की कोशिश में है। पीएम ने जो कहा उस पर कुछ घंटों में केंद्रीय कैबिनेट की मुहर भी लग गई, राइट? अब इसीलिए सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए हमको जाना होगा बोर्ड बाबू के पास। चलिए भाई, प्रणाम कीजिए बोर्ड बाबू को। भैया बोर्ड बाबू। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की तैयारी क्या है पेपर लीक पर, ठीक है? सरकार चाहती ही नहीं है कि आगे जो है किसी तरह की परेशानी अब युवाओं को आए। तो क्या तैयारी है? 10 साल की सजा जो है उसका प्रावधान है। क्या चाहती है वो? कम से कम 10 साल की सजा हो, सॉरी, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब तक इससे पहले जो सिस्टम था, अगर जुर्माना लगाना होता तो कितना होता था? ना, वो तो अब आया है। इससे पहले जो जुर्माना लगाया जाता था, उस कुछ फाइन जो है वो लगा दिया जाता था, कुछ फाइन होता था, और वो फाइन होता था लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ तक वो चला जाता था। लेकिन अब यह हो गया है 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया जुर्माना लग जाएगा, ठीक है? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कब होगा? जब कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, जब सबूत वगैरह सब रख दिए जाएंगे। अब कोर्ट का तो सिस्टम आप सबको पता है? एक अगर मामला जाएगा तो पीढ़ियां निकल जाएगी। इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केवल ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, इसमें भी समय सीमा है।
3 महीने का वक्त, 3 महीने में आपको पूरी की पूरी सुनवाई कंप्लीट कर देनी होगी। तो सरकार की यह तैयारी है, सजा 10 साल अधिकतम, जुर्माना 10 करोड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई जो है वो पूरी हो जाए। और एक बात बताऊं आपको? यस मैम। फिर चलते हैं उधर। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी आज से पहले पेपर लीक पर किसी सरकार ने नहीं की है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं बताती हूं कैसे। ये वो फैसला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी किसी मामले में सुनवाई की सीमा तय ही नहीं हुई है। ना रेप के मामले में, ना देशद्रोह के मामले में, ना नरसंहार के मामले में। पहली बार पेपर लीक के मामले में यह तैयारी है कि 3 महीने में सुनवाई बॉस पूरी हो जानी चाहिए। यानी भारत में अब छात्रों के भविष्य से खेलने वालों के लिए सबसे सख्त तेवर अपनाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल क्या आएगा? सवाल यह आ सकता है कि फास्ट ट्रैक और 3 महीने में सुनवाई, फायदा क्या होगा इससे? है क्या फायदा हो जाएगा? हुक्म, पाठशाला में पिछली क्लास याद कीजिए, रिवीजन कराऊं? यस मैम। मैडम ने आपको बताया था 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ। साल बताइए वापस, 2002 से 2025 तक कितने बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए? 45। इन सब में 1-1 लाख का या उससे ज्यादा, 1-1 लाख या उससे ज्यादा बच्चे बैठे थे। और अब तक सजा, हौले हौले चलिए हुक्म, सजा तो आने दीजिए। अब तक कितने मामलों में सजा हुई है? केवल 2 मामलों में। 45 पेपर लीक हुए, सजा कितनों को मिली? केवल 2 को। सोचिए आप। और जिन 2 मामलों में सजा हुई उसकी कहानी जानना चाहेंगे? हाँ जी मैम। अच्छा भाई, साल था 2002। गुजरात में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। हाँ हुक्म। सजा कब हुई जानते हैं आप? जल्दी बताइए, कितनी, कब हुई होगी? आगे ना बढ़िएगा, रुकिए। कब हुई? गैस कीजिए, वाइल्ड गैस कीजिए। 2002, 2020, 5 साल और जोड़ दीजिए। 2025। सजा हुई 2025 में। आप चलाइए, यानी 23 साल बाद। अच्छा, सजा तो हो गई, आरोपी कहां है? जमानत पर। अरे बढ़िया स्टूडेंट है। और मामला है हाई कोर्ट में। 2010 में आंध्र प्रदेश में असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हो गया। कब हुआ? 2010 में। 2010। सजा कब हुई होगी? गैस करो। 2024 में। 14 साल बाद सजा हुई आरोपी को। ठीक है? यस मैम। और सजा के ऐलान के 2 दिन के अंदर जमानत पे बाहर। जमानत हो गई। ये तो खेल चल रहा है। तो अब बताइए, सिस्टम की हकीकत देखने के बाद इतनी लचर व्यवस्था में पेपर लीक माफिया डरेगा? नहीं। बच्चों का भविष्य तबाह करने से परहेज करेगा? नहीं। कानून से क्यों डरेगा वो, जब उसको पता है कि कानून जो है वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा? कानून का डर नहीं है ना मैम। बिल्कुल डर नहीं है। उसे पता है कि पेपर लीक का जो भी आरोपी है वो आसानी से बच जाएगा और सजा में लग जाएंगे 14 साल, सजा में लग जाएंगे 25 साल, और जैसे ही सजा होगी 2 दिन के अंदर अंदर क्या होगा? मुझे तो जमानत मिल जाएगी। क्योंकि फरवरी 2024 से पहले, और अब जो कह रही हूं ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा हुक्म, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इसे आप ध्यान से देख लें। फरवरी 2024 से पहले केंद्र के लेवल पर पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, कोई कानून नहीं था। पेपर लीक होने पर आपराधिक साजिश रचने, धांधली और धोखाधड़ी जैसी आईपीसी की धाराओं के तहत मामले चल जाते थे। मतलब उसका कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि इसी के तहत सजा होनी चाहिए, इसी के तहत, जैसे रेप का एक अलग कानून है ना? जी मैम। देशद्रोह का एक अलग कानून है,
लेकिन पेपर लीक के लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। उसको किस में डाल देते थे? इसने साजिश रची, इसने धांधली की, धोखाधड़ी की, आईपीसी की ऐसी धाराएं कागजी कार्रवाई में। तो बिल्कुल। जिस देश में 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम में पेपर लीक हुए, वहां पेपर लीक को लेकर 2024 से पहले कोई कानून नहीं था। और आज जो ये लोग बार बार कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इस्तीफे मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे दो भैया, दो इस्तीफा। लेकिन आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, पूछूंगी ये सवाल, आपने ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं लाया? सोचा क्यों नहीं? आपके पास भी लंबे वक्त तक शासन की ताकत रही। छात्रों के लिए उनके मन में अथाह प्रेम तब क्यों नहीं जागा? युवाओं के दर्द का आभास ये जंतर मंतर पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद ही क्यों हो रहा है? पेपर लीक को किसी ने समस्या अब तक क्यों नहीं समझा? फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक के लिए कानून बनाया, पहली बार। और उसमें क्या था बताऊं आपको? ठीक है, जब मोदी सरकार ने नियम बदले, पेपर लीक अगर नॉर्मल दोषी है, कोई आम आदमी है, तो उसे क्या होगा? 3 से 5 साल की सजा। मतलब दोषी कोई आम आदमी है, ये जो अपन थर्ड पार्टी वाला नहीं करवा देते हैं कि भैया आ जाओ अपना काम, तो ये अगर दोषी हुआ तो 3 से 5 साल की सजा और जुर्माना कितना? 10 लाख। अगर दोषी जो है कोई आम हुआ, ठीक है। अब आप आए, सर्विस प्रोवाइडर अगर हुआ, यानी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाला या क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, तो 1 करोड़ का जुर्माना था और 4 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। लेकिन भैया 5 साल बाद आ सकते हैं। फिर आप आइए, मैनेजमेंट का अगर हुआ, ये आदमी अगर मैनेजमेंट का हुआ और डायरेक्टर लेवल का हुआ, तो क्या होगा? 3 से 10 साल की उसे सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये 2024 का कानून है, इससे पहले कानून नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि एक और इसमें संशोधन करके और कानून बदला जाएगा, उसमें क्या है? इसी सत्र में अगले हफ्ते आ जाएगा। उसमें पता है ना क्या है? फास्ट ट्रैक। हाँ, 10 करोड़ का जुर्माना, कोई भी हो, 10 करोड़ का जुर्माना। सूत्र अभी ये बता रहे हैं। और दूसरा ये कि 10 साल की सजा, ये 3 साल, 5 साल, 4 साल, ये सब नहीं, सिंपल। अब सरकार इसे और सख्त करते हुए ये कदम बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पेपर लीक माफिया के मन में कानून का डर बैठाने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए, वो बदलाव है फास्ट ट्रैक कोर्ट। 3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा करना। अब आप पूछेंगे वो कैसे मैडम? इस देश में अभी जो है सिर्फ बलात्कार और बच्चों से जुड़े अपराध के पॉक्सो के जो मामले होते हैं, उसके लिए 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है। मतलब बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ अगर गलत काम हुआ, शोषण हुआ, तो उस मामले में 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। कानून मंत्रालय के मुताबिक 2024 में इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 96% केसेस को निपटा दिया। जो पहला लेवल होता है उस पर निपटा दिया, यानी कोर्ट में मामला आया, उसमें 1 साल के अंदर अंदर सुनवाई पूरी कर ली गई। ये तब है जबकि इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। यहां पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि 3 महीने में काम करना होगा, जबकि सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पेपर लीक के नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को टाइम दिया जाएगा। भैया 3 महीने में सुनवाई पूरी कर लीजिएगा। मतलब विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब देने की कोशिश की गई है, जहां यह पूछा गया कि सीबीआई तो कई मामलों में कई दिनों तक चार्जशीट करती ही नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। और जो विपक्ष डंके की चोट पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लेकर बच्चों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, आज उनके लिए एक डेटा लेकर आई। रखूं डेटा? आंख कान खोलकर सुनिएगा इस डेटा के बारे में। आज बोर्ड बाबू का बड़ा काम है। हाँ, बोर्ड बाबू बिजी है आज। बहुत बिजी है। अब देखिए, नॉर्मल कोर्ट मतलब इसे आप समझ लीजिए केस की रफ्तार,
ठीक है, कि कहां पर? कोर्ट में। नॉर्मल कोर्ट जो होता है, नॉर्मल कोर्ट में, ठीक है, नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, 1 महीने में लगभग 3.5 केसेस आप मान लीजिए, मतलब 3.36 केस, ठीक है। मतलब 1 महीने में अगर 1000 केसेस आए तो कितने केसेस निपट जाएंगे? लगभग 33 केसेस की सुनवाई पूरी हो जाएगी, ठीक है। जबकि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, वो जो जब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है, स्पेशल फास्ट ट्रैक में क्या होगा, इसकी गति बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 9.51 केस। यानी कितना हो गया? ये 3.5 से 9.51 पर आ जाए तो ये हो गया 3 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना। नॉर्मल कोर्ट के मुकाबले 3 गुनी तेज रफ्तार। और अगर कोर्ट पेपर लीक के मामले को तेजी से निपटा देता है तो आपको पता है पेपर लीक करने वालों के मन में सजा का डर कैसा आ जाएगा। और अगर सजा का डर होगा तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। और जिनको ये इल्यूजन है ना, जिनको ये लगता है कि इल्यूजन है, वो लोग कभी ये नहीं बताएंगे कि जब वो लोग सत्ता में थे तब इस देश में पेपर लीक माफियाओं को रोकने के लिए कदम क्या क्या उठाए गए थे। और यही सवाल सत्ता पक्ष से भी है। पानी सर से ऊपर बहने लगा तभी नींद क्यों खुली? आप ये भी समझ लीजिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि पेपर लीक रुक जाएंगे। ये तो सजा का रास्ता है। पेपर लीक कैसे रुकेगा? इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा से लेकर जो भी बदलाव की जरूरत है, छात्रों को उन बदलाव के बारे में सरकार को बताना होगा। ये जो कमेटी है विशेषज्ञों की, उनको भी लगातार सरकार को बताना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा कि ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, 10 करोड़ रुपए जुर्माने लगा दिए और 10 साल की सजा दे दी, अब अपना काम तमाम। नो मोदी जी, नो। सिस्टम में भी सुधार जरूरी है। बड़ा बदलाव सिस्टम में भी जरूरी है। सिर्फ क्रिमिनल्स को डर नहीं दिखाना है, बल्कि फूल प्रूफ जिसे कहते हैं वो व्यवस्था अब एनटीए के पास भी होनी चाहिए। ये लोग सरकार को बताए, सीजेपी के जितने भी लोग हैं, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बार बार हर बार जब ये डायलॉग देते हैं तो जब मुखातिब होते हैं मीडिया से तो ये कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैं चाहती हूं कि तमाम सीजेपी के पढ़े लिखे लोग सरकार के पास जाए, प्रेशर बनाएं कि पेपर लीक रोकने का ये है फुल प्रूफ तरीका, इसे अपनाइए, वरना हम करेंगे अमरण अनशन। उन सुझावों को देश के सामने रखना चाहिए इनको। और अगर सरकार उन सुझावों को ना माने तो फिर हम भी चलते हैं जंतर मंतर। तभी सोनम वांगचुक की 26 दिन वाली भूख हड़ताल सफल होगी। और भूख हड़ताल से याद आया, गजब सियासत हो रही है भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर सियासत से ज्यादा भूख हड़ताल खत्म करने पर। करें क्या अगला चैप्टर इसमें? यस मैम। चलिए फिर खोलिए चैप्टर। भूख हड़ताल पर किस तरीके का माहौल बना रहे हैं ये लोग, होश फाख्ता हो जाए ये सोचकर। क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद विपक्ष के अरमान टूट गए हैं? जो सोनम वांगचुक अनशन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए प्रिय हुआ करते थे, वो अब पराये हो गए हैं। एक मशहूर शेर है, अर्ज किया है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक सोनम वांगचुक अनशन पर थे तो उनसे अच्छी, बहुत अच्छी बन रही थी, और जैसे ही अनशन तोड़ा बिगड़ गई।
यानी जो सोनम वांगचुक अनशन के दौरान विपक्ष की आंखों के तारे बने हुए थे, एक के बाद एक भैया छुक 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 रेलगाड़ी जाकर मिल रहे थे। सोनम जी अनशन तोड़ दीजिए, दिल दुखता है आपको देखकर। सोनम जी डोंट डू दिस। सोनम जी साइन करते हैं, अनशन तोड़िए ना। नो सोनम जी, नो, डोंट डू दिस। सोनम जी आप हीरा हैं, इस देश को आपकी जरूरत है। तानाशाह सरकार, नजर नहीं आ रहा है कि सोनम वांगचुक यहां पर अनशन पर हैं। अब तो अनशन तोड़ दिया है, तो अब पसंद नहीं आ रहे, तीखी नजरों से उनको देखा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? एक तरफ तो सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से पूरे देश ने राहत की सांस ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने तो कि इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, क्योंकि हर देशवासी को सोनम की सेहत की चिंता हो रही थी। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इस अनशन के टूटने के बाद बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, बहुत मायूस, और वो मायूसी दिख जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन टूटने से उनकी सियासी उम्मीद भी टूट गई है, उनके सपने टूट गए हैं। और मैं मजाक नहीं कर रही हूं। आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार विपक्ष के नेताओं के बारे में बताऊंगी जो इस अनशन के टूटने से बहुत आहत हुए हैं और प्रूफ दे दिया है कि हम आहत हैं। बाकी सब आहत हुए हैं लेकिन अपने रोक लिया है, भावनाओं पर एकदम काबू पा लिया है। आंसुओं में बह गए। आंसू में भी नहीं बहे, सदमे में बह गए, दिल के अरमा। लेकिन ये चार तो कह गए। कांग्रेस के वो बयान भी दिखाऊंगी जो अनशन से पहले बहुत मिठास से भरा हुए थे और अनशन टूटने के बाद कड़वाहट की मात्रा उसमें बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी, कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, सहारनपुर में जीते भी, इतने आहत हो गए हैं, इतने आहत हो गए हैं कि अनशन के टूटने को सोनम वांगचुक और सरकार के बीच की एक डील बता डाली। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इतने आहत लग रहे हैं कि उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो सोनम वांगचुक की तस्वीर नहीं थी, सबने अपने प्रोफाइल पिक्चर में लगाया हुआ था, वो तस्वीर हटा दी। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि विपक्षी पार्टियों ने एक चिट्ठी लिखकर सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की अपील की थी। कहा कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता है हमको, देश को उनकी सेवा की जरूरत है। और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह अनशन तोड़ना तो एक डील है। कमाल है। वांगचुक के अनशन टूटने से आखिर विपक्ष के नेता क्यों आहत हैं? वजह जानते हैं? नहीं, बताऊं? बताइए मैम। लेकिन उससे पहले एक अनशन का फ्लैशबैक है ना, चलिए। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी। सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें, उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है। अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सरकार नहीं है तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। 26 दिनों तक अनशन चला और अनशन के दौरान सोनम वांगचुक विपक्ष के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गए थे। सच बता रहे, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक कई नेताओं ने उनके मंच को जाकर उनके मंच पर समर्थन दिया, उनकी आवाज को अपनी आवाज बताया, उनकी लड़ाई को लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई बताया, समर्थन दिया। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने आधी रात को अपना अनशन खत्म किया, सब कुछ आधा आधा हो गया। सियासी सुर बदलते हुए दिखाई देने लगे। सबसे पहले कांग्रेस का बयान। 16 जुलाई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए हम श्री वांगचुक से आग्रह करते हैं कि वो अपना अनशन समाप्त करें। उनकी चिंताएं हमारी भी चिंताएं हैं। लेकिन जैसे ही कल रात सोनम ने अनशन तोड़ा तो आज 24 जुलाई को कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं, हमें तो पहले ही दिन से पता था कि सोनम वांगचुक ने भाजपा से समझौता कर लिया है। यानी जब अनशन चल रहा था तो सोनम वांगचुक संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष का चेहरा थे, आंदोलनकारी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सेहत को देखते हुए फैसला लिया, और सिर्फ सेहत नहीं देखी है, उन्होंने शर्तें रखी है सरकार के साथ।
आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। जैसे उन्होंने ये फैसला लिया तो वो आंदोलनकारी से आंदोलनजीवी हो गए। वाह, इतनी जल्दी कांग्रेस का व्यवहार और सुर बदल गए। आपको इमरान मसूद के 2 बयान सुनवाती हूं जो उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान दिए थे और फिर अनशन तोड़ने के बाद दिए। इससे आपको सियासत में ये जो रंग बदलने वाला हुनर और फितरत है ना, थोड़ा और आसानी से समझ आएगी। रोल। देश बदल रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। राहुल जी ने 4 महीने पहले ये बात कह दी थी कि देश का नौजवान खड़ा होगा तभी ये परिवर्तन आएगा, और अब देश का नौजवान खड़ा हो रहा है। छात्रों की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दे रही है। अन्ना पार्ट 2, 12 साल अन्ना अब खामोश हो गए, अब वांगचुक साहब खामोश रहेंगे। ये कुछ नहीं है इसके अलावा। हमें तो पहले दिन से पता था। कल डील कर रहे थे आप सरकार के साथ, कोई छात्र भी था क्या वहां? सारे लद्दाख के लोग थे। आपकी अपनी डील हो रही है, आपने अपना डील कर रही है, इसके अलावा क्या है सरकार के साथ? अगर इमरान मसूद को सोनम वांगचुक का अनशन एक डील दिखाई दे रहा है तो उनकी पार्टी के महासचिव 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर अनशन तोड़ने की अपील क्यों कर रहे थे? कांग्रेस के दूसरे सीनियर नेता पवन खेड़ा 17 जुलाई को सोनम वांगचुक के मंच पर क्यों गए थे? सोनम वांगचुक से यह अनुरोध क्यों किया कि वो अपना अनशन तोड़ दें? अब जब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है तो यह सरकार के साथ डील हो गई। कैसे? समझाइए। या तो कांग्रेस के नेता उस समय सियासी अभिनय कर रहे थे, या अब कांग्रेस के दिल की बात इमरान मसूद की जुबान पर आ गई है। किस तरह एक व्यक्ति के 26 दिन के अनशन का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और उसे डील बता रहे हैं। इनमें से कोई एक दिन का ऐसे अनशन करके बता दे, और करके क्या बता दे। अगर दिल में टीस थी ना बच्चों को लेकर तो कर देते। रोका था किसी ने? सबसे बड़े लीडर को बिठा देते। राहुल गांधी कर देते ना अनशन, किसी ने रोका था? वो तो डील नहीं करते बीजेपी से। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इस बयान का खंडन या आलोचना नहीं की। क्या कांग्रेस को आभास नहीं था कि सरकार के दखल के बाद यह अनशन तो टूटना ही था? कांग्रेस अब इस बात पर क्यों परेशान है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया? आप खुद सुनिए 17 जुलाई को पवन खेड़ा ने क्या कहा था। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है, और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाए। वैलिड पॉइंट, राइट। सरकार की संवेदना की गुंजाइश उस वक्त नहीं थी, पर सरकार ने संवेदना दिखा दी ना, तो ये डील कैसे हो गई? अनशन टूटने से कांग्रेस की इस बेरुखी की वजह सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो का वो बयान हो सकता है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। आपको याद होगा 3 दिन पहले 21 जुलाई को राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ पीएम मोदी के आवास के बाहर धरना देने पहुंचे थे। ऐतिहासिक तस्वीर। कहते हैं हर नेता के पास ये वाली तस्वीर तो भैया पक्का होनी चाहिए। ये बताता है कि मैंने संघर्ष किया है। ये तस्वीर तो होनी चाहिए। राहुल जी की एल्बम में ये तस्वीर नहीं थी, अब ये जुड़ गई। धरना देने पहुंच गए राहुल जी। उन्होंने अपने सियासी करियर की ये सबसे शानदार तस्वीर खिंचवाई। पूरा कांग्रेस उत्साह से गदगद दिखाई दे रही थी। लेकिन सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने इस पूरे धरना प्रदर्शन को एक सियासी स्टंट बता दिया। गीतांजलि अंगमो ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना की और क्या कहा? प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया ये प्रदर्शन सच्ची नीयत और ईमानदारी से नहीं किया गया था। यदि राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर खड़े होते तो ये कहीं अधिक ईमानदार और वास्तविक प्रतीत होता। इसीलिए अब जनता को इस तरह के राजनीतिक दिखावे से गुमराह नहीं किया जा सकता। ये एक जागरूक भारत है, कोट अनकोट। ये तो मिसेस वांगचुक ने राहुल गांधी की पूरी मेहनत को एक झटके में खारिज कर दिया। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी के नेता भी दुखी थे।
सौरभ भारद्वाज अनशन के टूटने से सबसे बड़े आहत दिखे। पता नहीं है कि नहीं है, पर दिखे हमको। कैसे? वो इतने आहत हैं कि उन्होंने अपनी डीपी बदल दी। अनशन से पहले सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर में सोनम वांगचुक की ये तस्वीर लगाई हुई थी। इस प्रोफाइल पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है आई सपोर्ट सोनम, यानी मैं सोनम का समर्थन करता हूं। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, फिर सौरभ जी आ गए, डीपी बदल गई। उन्होंने सोनम वांगचुक को हटाकर अपनी तस्वीर लगा दी। अब ये कोई गलत बात नहीं है भाई, उनका अकाउंट है, उन्हीं की तस्वीर लगेगी ना, किसी और की थोड़ी लगेगी। लेकिन टाइमिंग पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी भी क्या जल्दी या ऐसी भी क्या नाराजगी कि थोड़ा भी इंतजार नहीं किया, तस्वीर बदल दी। जबकि कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सोनम वांगचुक के मंच पर दिखाई दिए थे। इतना जोश था कि कहा कि भाई अगला मंत्री जो शिक्षा का होना चाहिए, ये मिनिस्ट्री किसी और के पास नहीं, सोनम वांगचुक के पास होनी चाहिए। अपील कर दी थी। जो सोनम वांगचुक अरविंद केजरीवाल के लिए इतने आदर्श पुरुष थे, वो अनशन तोड़ने के बाद सौरभ भारद्वाज के लिए इतने अप्रासंगिक कैसे हो गए कि तस्वीर हटा दी। 14 जुलाई को किस तरह अरविंद केजरीवाल सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर रहे थे, वो सुनिए आज। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना, अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। और कई तरीके हैं, और मैं उनके धरने पे परसों शाम को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे मैं उनके धरने पे जाऊंगा, उनको समर्थन अपना देने के लिए। मतलब दिल के आरमा बह गए, सब समझ में आता है। लेकिन ये तो भैया रिसर्च का विषय है कि जिस स्पीड से सियासत में नेताओं के बर्ताव और बयान बदलते हैं, सच में रिसर्च का विषय है। अब एक और विपक्ष के नेता हैं, सोनम वांगचुक के अनशन टूटने को साजिश के चश्मे से देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत इस आंदोलन का अपना समर्थन देने पहुंचे थे। और ऐसा है, आपको ये बता दूं कि ये जब पहुंचे मंच पर, बहुत कम लोगों ने ये बात सुनी होगी। तो ये अभी तो भाषण देने के लिए माइक इनके हाथ में है। बहुत कम लोगों ने सुना होगा जब इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे अपने दीपके जी, हाँ, अभिजीत दीपके ने ये कहा, आप सब जानते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ तक आने के लिए इन्होंने इकोनॉमी क्लास से सफर किया है। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, नहीं हंसिए मत। ट्रेन के? नहीं, प्लेन के? हाँ, मतलब देश के 90% लोग फ्लाइट में अब तक चढ़े भी नहीं है इस देश के। और इंट्रोडक्शन था ये। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि ट्रेन की इकोनॉमी क्लास। अरे नहीं, प्लेन के इकोनॉमी क्लास। सोनम वांगचुक के मंच पर जंतर मंतर ये सब पहुंचे थे। इस काम के लिए उद्धव ठाकरे को खास तौर पर मुंबई से बुलवाया गया था, ताकि सोनम वांगचुक के आंदोलन में उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया को दिखाई जा सके। लेकिन अनशन तोड़ने के बाद संजय राउत सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक का 26 दिनों का अनशन समाप्त होना मैटर ऑफ जॉय है, मतलब खुशी की बात है। लेकिन अगर ये अनशन उन छात्राओं में से किसी एक छात्रा के हाथों से तोड़वाया गया होता जिन पर प्रदर्शन के दौरान लाठियां बरसाई गई है, तो इसका संदेश कई अधिक प्रभावशाली होता। और यदि यह अनशन उसी जंतर मंतर के मंच से समाप्त किया गया होता जहां से आपको जबरदस्ती हटाया गया था, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व और भी बड़ा होता। खैर, जनता सब समझती। ये लिख रहे हैं। अब एक बात बताइए संजय राउत, अनशन आपसे पूछ के किए थे? 26 दिन एक आदमी भूखा प्यासा किसी और कॉज के लिए बैठा रहा। आपको तो कंधा मिल गया सियासत करने का। आपसे पूछकर वो अनशन तोड़ेंगे कि संजय जी बताइए ना, कैसे तोड़ूं अनशन? ये कैसा रहेगा? नारियल पानी से तोड़ूं कि नमक के पानी से तोड़ूं? लेफ्ट हाथ से के राइट हाथ से? आपसे पूछ के अनशन तोड़ेंगे?
उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में पता भी है आपको। उनकी हालत को देखते हुए कोर्ट ने डॉक्टर की निगरानी में रखने का आदेश दिया था। लेकिन संजय राउत की चाहत थी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से नहीं जंतर मंतर लाकर तुड़वाया जाना था अनशन। नड्डा जी फोन करके संजय राउत से पूछ लेते एक बार, कोई लॉजिक ही नहीं है। पहले विपक्ष में इस आंदोलन का क्रेडिट लेने की फाइट चल रही थी। अब अनशन खत्म करने के बाद इस आंदोलन का नायक बनने की खींचतान शुरू हो गई है। आप मुझे बताइए, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सोनम वांगचुक से पहले विपक्ष का कोई बड़ा नेता, कोई एक नाम बता दीजिए जो सड़क पर उतरा था। बताइए मुझे एक नाम जो जंतर मंतर पर गया था। वो तो सोनम वांगचुक वहां पर पहुंचे और उन्होंने तमाम लोगों तक एक संदेश पहुंचाया, उनसे जुड़ा हुआ ऑब्वियसली सबका एक इमोशनल एक रिश्ता है उनके साथ। और फिर वो फिल्मी गाने भी पीछे चल रहे थे, उड़ती हवा सा था वो, याद है ना? हाँ जी, 3 इडियट का। हाँ, लोगों में एक भावना उत्पन्न हुई, लोग सब वहां पर सोनम वांगचुक से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचे। फिर नेताओं की होड़ लग गई। किसी भी नेता ने एक भी दिन के लिए इनसे पहले भूख हड़ताल की? अब जब ये अनशन खत्म हो गया, पीएम मोदी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, तो विपक्ष को लग रहा है मजा नहीं आ रहा। टीएमसी की सांसद ये महुआ मोइत्रा 2-3 बार गई। क्या लिख रही है पता है आपको? एक्स पर, प्रिय वांगचुक जी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को यह सुझाव देना कि वो पूरे देश का दौरा करे और फिर प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट सौंपे, व्यवहारिक नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। प्लीज सरकार के इस जाल में ना फंसे। 26 दिनों के संघर्ष से आपने जो नैतिक बढ़त हासिल की है उसे कमजोर ना होने दे। ये आंदोलन अब उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। आंदोलन किसके लिए था? सरकार गिराने के लिए, या नीट में जो बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं और जो गंदी व्यवस्था थी उसके सुधार के लिए? आपको तो विंडो दिखा, आपको लगा अरे। महुआ मोइत्रा के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ऐलान कर रहे हैं अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस देश को झूम नहीं जाना चाहिए था कि सोनम वांगचुक 26 दिन से अनशन पर है और सरकार पर इतना दबाव इस शख्स ने, और तमाम छात्र जो जंतर मंतर पर पहुंचे, सरकार पर इतना दबाव बना लिया कि वो मांगे मानने को तैयार हो गए हैं। सीजेपी के 2 नेताओं से और रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करने के लिए उनकी पसंद की जगह पर आने को तैयार हो गए हैं। ये वांगचुक के अनशन और बच्चों के आंदोलन का ही नतीजा है ना, कि सरकार आपकी बातें मानने को तैयार हो गई। एनटीए के 47 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा दिया, 3 महीने में उसकी सुनवाई का आदेश देने की बात कह दी, 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया, अलग से प्रावधान बना दिया गया। ये सोनम वांगचुक और वहां पहुंचे तमाम छात्र, उनके आंदोलन ही का तो नतीजा है। जो आप चाहते थे, आमूल चूक प्रदर्शन, जो बदलाव है व्यवस्था में वो होने चाहिए, वो तो हुए ना, और वो आप ही की वजह से हुए हैं। आपको और डिमांड करनी है, डिमांड कीजिए, लेकिन सोनम वांगचुक ने अनशन जो तोड़ा उसे डील बता देना, सोनम वांगचुक चंगुल में फंस गए हैं बीजेपी के, ये कह देना। सोनम वांगचुक क्या छोटे बच्चे हैं कि उनको कोई लॉलीपॉप देगा और वो समझ जाएंगे? 26 दिन तक अनशन करना मजाक है ये? मैं कहती हूं इन तमाम नेताओं को जो आज ज्ञान दे रहे हैं, 26 दिन तक सिर्फ कोई एक चीज छोड़कर मुझे बता दें, तड़प जाएंगे, अटक जाएंगे, लटक जाएंगे, भटक जाएंगे। खुश होना चाहिए कि उस आदमी ने अपनी सेहत का ख्याल रखा, लेकिन सरकार के आगे झुका नहीं। कहा कि देखो, आपको मेरी ये कुछ मांगे, मैं कोई डिक्टेट नहीं कर रहा हूं। इतने परिपक्व है कि वो ये कह रहे हैं मैं सरकार को डिक्टेट नहीं करना चाहता हूं। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद देशवासियों के ऊपर से एक इमोशनल प्रेशर जो था वो खत्म हुआ। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सबको ये खौफ था कि खुदा ना खास्ता इस शख्स के साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम।
इसीलिए अब अभिजीत दीपके जनता से इमोशनल अपील कर रहे हैं, वो सुनिए। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कल पूरा दिन मैं यहां नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कल पूरी रात मैं सलाइन लेकर कितने सारे इंजेक्शंस लेकर आया हूं। अभी सुबह ब्लड टेस्ट भी सारे मैंने करा लिए, ये सलाइन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बुखार होने के बावजूद, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ। अभिजीत भाई 2.5 दिन अनशन पर थे आप, 2.5 दिन, और आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, हम भी चाहते हैं। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, ये जो बड़ा सा आंदोलन इस वक्त खड़ा हुआ है वो था तो सोनम जी के कंधे की वजह से। और अब जो भी आप फैसला लेते हैं, और मैं मानकर चल रही हूं कि आप बच्चों के हक में फैसला लेंगे, अगर आपकी पॉलिटिकल मंशा नहीं है तो, और है भी तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जो बच्चों के हक में है, दीपके जी आपको बहुत सपोर्ट मिला है, वो प्रेशर जरूर सरकार पर बिल्ड कीजिएगा। आपने सोचा है दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जहां किसी मूर्ति की नहीं, खाली जगह की पूजा होती है। पहले मंदिर बताती हूं कहां है। तमिलनाडु है ना, वहां का चिदम्बरम नटराज मंदिर है एक। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में नटराज की मूर्ति के पास एक पर्दा लगा हुआ है। जब पुजारी उस पर्दे को हटाते हैं तो कोई मूर्ति नहीं होती उसके पीछे, सिर्फ खाली जगह होती है, और केवल सोने की बेल पत्तियां जो होती है उसकी माला लटकी हुई होती है, और उसी को कहते हैं चिदंबर रहस्यम। ये प्रतीक है कि ईश्वर निराकार है और आकाश की तरह सर्वव्यापी है। मंदिर की वास्तुकला कमाल की है। मंदिर का ढांचा आपको पता है इंसान के शरीर के हिसाब से डिजाइन किया गया। उस वक्त तो पता नहीं कैसे इन लोगों ने पता लगाया होगा। मंदिर की छत पर 21,600 सोने की टाइलें हैं, और आप पता लगाएंगे तो एक दिन में सांस भी आप इतनी ही मर्तबा लेते हैं लगभग। और 72,000 इस मंदिर में सोने की कीलें लगी हुई हैं। ये 72,000 शरीर में जितनी नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं, उससे गिनकर जोड़ी गई है। और सोने की टाइलें और कीलें जो हैं वो आपके पूरे सिस्टम का हिसाब। मंदिर के शिखर पर 9 कलश है जो शरीर के 9 द्वारों को दर्शाता है। यह मंदिर बहुत बड़ी सीख देता है कि दृश्य यानी जो दिखता है उससे ज्यादा शक्तिशाली जो अदृश्य है वो है। धर्म और तर्क का ऐसा तालमेल सोचा है कभी? बज गई घंटी। कल एक्स्ट्रा क्लास है, आ जाना टाइम से। टाइम क्या है? 8:50। कहाँ आना है? न्यूज की पाठशाला में। मुझे दीजिए इजाजत।